दोस्तों आज से कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर पीएनबी बैंक को 13,500 करोड़ का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी बोलते हुए नजर आते हैं उनको धोखे से एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एबीपी न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 2018 में, उसमें भी वो कह रहे थे कि स्कैम के अंदर उनका नाम कैसे आ गया उनको पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स की बात की जाए तो मेहुल चोकसी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि सबसे पहले तो वो बीमारी का बहाना बनाकर यूएस गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने एंटीगुआ में रहने की व्यवस्था की और उसके बाद में वो फिर से इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद में जब वो नेक्स्ट टाइम गए तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आए, क्योंकि दोस्तों जिस दिन उन पर रेड पड़ी थी उससे पहले ही उनको एंटीगुआ की नागरिकता मिल चुकी थी। अब दोस्तों आपके और मेरे जैसे आम इंसान किस पे भरोसा करे, वो खुद भागा था या उसकी आड़ में कोई और ही मुंह छुपा रहा है। दोस्तों जानेंगे आज के वीडियो में, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक बहुत बड़े स्कैमस्टर की जिसका नाम है मेहुल चोकसी। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेहुल चोकसी अपने टाइम के एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हीरो के इतने बड़े व्यापारी बने कैसे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मेहुल चोकसी के जो पिताजी थे वो हीरो के जौहरी थे और उन्होंने 1966 में हीरो की एक कंपनी खोली थी जिसके अंदर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का काम हुआ करता था। 20 साल बाद 1986 में मेहुल चोकसी ने उस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में संभाली और पहले ही दिन उनको लग गया कि अगर वो सूरत के बाजार में बैठ के हीरो का व्यापार करेंगे तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अपना नाम नहीं बना पाएंगे। सो दोस्तों इसीलिए उन्होंने अपने सबसे पहले ब्रांड को लॉन्च किया और उसका नाम रखा गीतांजलि। दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके बाद में उन्होंने बेल्जियम, यूएस, हांगकांग, चाइना ऐसे देशों के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाया और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाया। इसके अलावा दोस्तों आप खुद जानते होंगे 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद में बाहर के जो देश के जो बिजनेस थे वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते थे। तो उसके बाद में इंडिया में रहने वालों में बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ने लगी, बिजनेस के लिए जो नॉलेज होता है वो भी बढ़ने लगा और देखते देखते मार्केट में कंपटीशन आने लगा। और मेहुल चोकसी ने कंपटीशन को देखते हुए एक चीज रियलाइज की कि अब लोग हीरे को खरीद के सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पास रखते नहीं है, अब वो उसको पहनना शुरू कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि अब वो ऐसी ज्वेलरी बनाएंगे जो छोटी होगी और साथ ही साथ में सस्ती भी होगी ताकि लोग आसानी से उसको खरीद सके और साथ ही साथ रोजाना के यूज के लिए पहन भी सके। उसके बाद में दोस्तों 1994 में टाटा का जो ब्रांड था वो मार्केट में आ गया जिसका नाम था तनिष्क और उसने बहुत ही जल्दी मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। इस चीज को देखते हुए मेहुल चोकसी ने अपने ब्रांड के अंदर एक और ब्रांड को लॉन्च किया जिसका नाम था गिल्ली ज्वेल्स और इसकी टैगलाइन थी ब्यूटीफुल यू। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उस टाइम में लोगों को फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था और साथ ही साथ में जो एक्टर भी फिल्मों में काम करते थे लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनको आइडल मानते थे और उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लिया करते थे। और इस चीज को भी मेहुल चोकसी समझ चुके थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड्स बनाए जाए और उसके बाद में हर एक ब्रांड के साथ एक एक्टर को अटैच कर दिया जाए ताकि लोग उस एक्टर की वजह से उस ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को हायर किया जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, कंगना रनौत, ऐसे और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्होंने एक एक करके 60-70 अलग अलग ब्रांड्स बना दिए और देखते ही देखते उनका जो व्यापार था देश विदेश में फैलने लगा और बहुत सारे देशों में वो फैल चुका था जैसे कि यूएस, चाइना, हांगकांग, बेल्जियम और भी बहुत सारे देश थे, वहां पे उनका बिजनेस फैलने लगा। उसके बाद में साल आ गया 1999, उस टाइम बेल्जियम में बिजनेस में हाथ आजमाकर नाकाम हो चुके नीरव मोदी इंडिया आ चुके थे और उन्होंने अपने मामा मेहुल चोकसी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाया जैसे कि दे बियर जिनकी टैगलाइन थी हीरा है सदा के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2010 तक इन्होंने बहुत ही दौलत और शौहरत कमाई, इसके साथ साथ अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके गए। नेम और फेम के साथ साथ इश्क और अय्याशियां भी परवान चढ़ने लगी, क्योंकि दोस्तों मेहुल चोकसी के पास खुद का प्राइवेट यॉट था जिसके अंदर वो अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ पार्टियां किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों उनकी जो ब्लैक मर्सिडीज थी वो उनकी पहचान थी। मैं आपको बताना चाहूंगा उनके पास ज्यादातर जितनी गाड़ियां थी वो भी ब्लैक कलर की थी। इसके अलावा दोस्तों उनकी जो छोटी से छोटी पार्टियां भी हुआ करती थी वो भी सैन फ्रांसिस्को में होती थी। और इसी बीच उनके मन में ख्याल आ रहा था कि वो अपने ब्रांड को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहते थे और ये इच्छा उन्होंने एक इंटरव्यू में जाहिर कर दी थी 2009 में। जब उन्होंने फॉर्ब मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने कहा था कि अगला LVMH इंडिया में होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स को लीड करता है। इसके अलावा दोस्तों 2016 आते आते गीतांजलि ब्रांड इंडिया के कोने कोने में फैल चुका था और इस ब्रांड के अंदर और भी बहुत सारे ब्रांड्स बन चुके थे जैसे कि गिली, नक्षत्र, निजाम, संगिनी, परिणीता, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 200 से ज्यादा इनके आउटलेट थे और 3000 से भी ज्यादा इनके पॉइंट ऑफ सेल थे।
अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करने के लिए इनके पास पैसा आता कहां से था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने बैंकों से लोन लिया था। अब हो सकता है आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंकों से लोन लेते ही हैं, तो इसमें गलत क्या है। दोस्तों गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत क्या किया चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इनको जो लोन इश्यू किए गए थे वो क्रेडिट पे नहीं बल्कि भरोसे पे दिए गए थे। और जो बैंक्स थे, इसके अलावा जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, उनका ये मानना था कि इतनी बड़ी कंपनी है, कहां भाग के जाएगी, उनके पैसे एक ना एक दिन तो दे ही देगी। और दोस्तों 2016 तक सब कुछ सही चल रहा था, उनको बैंकों की तरफ से लोन पे लोन दिए जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों पीएनबी बैंक ने, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने, तो ना जाने कितने सारे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उनको इश्यू किए थे। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, तो उनको मैं बता देता हूं। बैंक की तरफ से एक लेटर इश्यू किया जाता है जिसके अंदर कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री होती है और बैंक की गारंटी लेती है कि जिसको भी पैसे दिए जा रहे हैं वो 90 दिन से लेकर 180 दिन के अंदर चुका देगा। अगर वो नहीं चुका पाएगा तो बैंक उसके पैसे चुकाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जो कंपनीज है उनके साथ बिजनेस करना है तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बहुत ज्यादा काम आता है। आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, उनसे माल खरीद सकते हैं, इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, उसमें आप पैसे को चुका सकते हैं। तो दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों 2018 तक तो सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि तब तक पीएनबी बैंक के अंदर पुराने अधिकारी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके रिटायरमेंट के बाद नए अधिकारी आए तो सब कुछ चेंज हो गया। देखिए दोस्तों, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की कंपनी ने नए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करने की अर्जी दी तो उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया और उनको बोला गया प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए। तो उसके बाद में कंपनी की तरफ से जवाब दिया गया कि आज से पहले तो उनसे कभी ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे नहीं गए थे, हमेशा उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऐसे ही दे दिया गया था, तो इस बार उनसे ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद में अधिकारी ने जांच करना शुरू किया और उसके बाद में उनको पता चला कि अब तक उन्होंने जितने भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मेहुल चौकसी की कंपनी को इश्यू किए थे उनके कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। उसके बाद में दोस्तों जब गहराई से जांच की गई तब पता चला कि ये जो मामला है 2011 से चल रहा है और इसके पीछे पीएनबी बैंक के दो ऑफिसर्स का हाथ है। एक थे डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ सेठी और दूसरे थे सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खराट। दोस्तों ये काम करने के लिए उनको अच्छी खासी रकम दी गई थी। उसके बाद में इस मामले को सीबीआई और ईडी के हाथ में सौंप दिया गया और जितनी जांच पड़ताल की उसके बाद में पता चला कि लगभग 13,500 करोड़ का घोटाला किया गया है। उसके बाद में दोस्तों मामा और भांजा के लिए वारंट इश्यू किया गया, लेकिन जब तक उनको पकड़ा जाता वो देश छोड़कर भाग चुके थे। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली, मुंबई और सूरत में सीबीआई और ईडी ने उनके जो भी घर थे, शोरूम थे, इसके अलावा 9 अदर प्रॉपर्टीज थी, उनको सील कर दिया। और दोस्तों आज तक उनको इंडिया में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हमेशा कोर्ट या दूसरे देश के रूल्स का बहाना देकर बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई कितना भी बच सकता है, लेकिन मीडिया की नजर से तो बच नहीं सकता। बहुत बार विदेशों में नीरव मोदी से पूछा गया कि इस मामले में वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो हमेशा कहते नजर आते हैं सॉरी नो कमेंट। लेकिन दोस्तों मेहुल चौकसी तो कुछ अलग ही बात करते हैं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये घोटाला उन्होंने किया है। अब दोस्तों मीडिया और सोर्सेस क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेहुल चौकसी का इस घोटाले के लिए क्या कहना है। देखिए दोस्तों, मेहुल चौकसी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई घोटाला किया है। वो तो ये कहते हैं कि ये जो घोटाला है वो बैंक के अधिकारियों ने किया है और बैंक खुद पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो हमारे ऊपर डाल रहा है। बैंक हमको स्केपगोट बना रहा है, मतलब बलि का बकरा बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों वो ये भी कहते हैं कि जब उनको पता चला इस घोटाले के बारे में तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस टाइम पे वो कंपनी का हिस्सा थे ही नहीं। और जब मैंने बैंक से बात की तो उसने कहा कि आप एक कंपनी डायमंड आरएस के पार्टनर हैं, इसलिए आपका नाम भी आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में मैं 1998 में पार्टनर था और 2000 में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद में भी मैंने सीबीआई और बैंक से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इसके साथ साथ उन्होंने मेरी तीनों कंपनी गीतांजलि, नक्षत्र और जीली के जितनी फैसिलिटीज थी वो सारी की सारी फैसिलिटीज को रिवोक कर लिया। और दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि 2017 में वो कहां गए थे तो उन्होंने कहा कि कार्डियक सर्जरी के लिए वो यूएस गए थे। लेकिन दोस्तों मीडिया और सोर्सेस की माने तो 2015 से लेकर 2017 तक मामा भांजे की जोड़ी ने फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की मदद से बहुत सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और 2017 में वो यूएस नहीं गए थे, वो एंटीगुआ गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंटीगुआ एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी आबादी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। तो वो वहां पे पहुंचे और वहां की सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस चालू किया। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि वो वहां की सिटीजनशिप क्यों लेना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में सबसे सस्ती सिटीजनशिप वहीं की है। अगर आपको भी लेनी है तो आपको $1 लाख देने होंगे, मतलब लगभग 70-75 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा फायदा यह था कि अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाती तो बहुत सारे देशों में आसानी से घूम सकते थे फ्री वीजा की मदद से। इसीलिए दोस्तों वहां पे उन्होंने सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस चालू किया। उसके बाद में दोस्तों मेहुल चौकसी इंडिया एक बार फिर से आ गया और उसके बाद में फिर से वो एंटीगुआ गया
4 जनवरी 2018 को, और उसके बाद में दोस्तों 15 जनवरी को उसने वहां का नागरिक होने की शपथ ले ली। उसके बाद में दोस्तों जब पूरा मामला सामने आया तो सीबीआई और ईडी ने उसको सामने पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो उनके सामने पेश नहीं हुआ। उसके बाद में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एंटीगुआ की सरकार के सामने सारा मामला रखा और उसके बाद में एंटीगुआन सरकार ने मेहुल चोकसी से बात की, लेकिन दोस्तों उनके सामने सारे फैक्ट्स नहीं रखे गए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी देश पैसे लेके सिटीजनशिप दे सकता है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल्स को रखना नहीं चाहता। इसीलिए दोस्तों 14 अक्टूबर 2019 को एंटीगुआ और बरमूडा की सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि मेहुल चोकसी की जो नागरिकता है वो वापस ले ली जाएगी। और दोस्तों अपनी नागरिकता को बचाने के लिए उन्होंने एंटीगुआ के कोर्ट के अंदर प्ली फाइल किया और उनका मामला कोर्ट में चल ही रहा था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, 23 मई 2021 को वो एंटीगुआ से गायब हो गए और 24 मई 2021 को वो कैरेबियन कंट्री डोमिनिका में पाए गए। और दोस्तों वहां की सरकार ने कहा कि सबसे पहले इसकी नागरिकता चेक की जाए कि ये कहां का नागरिक है, इंडिया का या एंटीगुआ का। जहां का भी ये नागरिक है उसको वहां पे भेज दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने एंटीगुआ से कांटेक्ट किया तो वहां की सरकार ने कहा एक काम करो, आप इसको इंडिया ही भेज दो, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने अभी तक उसको पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया था, जिसकी वजह से वो इंडिया का ही सिटीजन था। इसीलिए दोस्तों वहां पे उसकी नागरिकता को रिवोक किया जा रहा था। दोस्तों मेहुल चोकसी को इंडिया भेजा जाने वाला था, लेकिन फिर से उन्होंने अपना दिमाग चलाया और मैजिस्ट्रेट को कहा कि उनको हनी ट्रैप किया जा रहा है, समंदर के रास्ते से उनको यहाँ पे लाया गया, मतलब डोमिनिका में लाया गया, और ये जो चाल है ये इंडिया और एंटीगुआ की है, उनको इंडिया में भेजने की। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि वो डोमिनिका की जेल में सेफ नहीं है। और दोस्तों हमने देखा भी था कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे फोटोज वायरल हुए थे जिनमें उनके साथ मारापीटी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम का यह कहना है कि उन्होंने जो केस किया था कि उनकी नागरिकता रिवोक नहीं की जानी चाहिए, वो केस वो हारने वाले थे और एक्स्ट्राडिक्शन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होने वाला था, लेकिन वो एंटीगुआ छोड़ के भागने वाले थे, इसलिए उनके लिए रेड कॉर्नर जारी कर दिया गया था। अब दोस्तों ये रेड कॉर्नर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों रेड कॉर्नर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान के लिए अगर रेड कॉर्नर जारी किया जाएगा तो वो देश की बॉर्डर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, मतलब उसको देश के अंदर ही रहना पड़ेगा। मतलब दोस्तों मेहुल चोकसी को एंटीगुआ के अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक उनका एक्स्ट्राडिक्शन का प्रोसेस नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, समंदर के रास्ते से कैरेबियन कंट्री डोमिनिका में पहुंच गए और वहां पे वो पकड़े गए। उसके बाद में दोस्तों उनके लॉयर ने कहा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए उनको फिर से एंटीगुआ जाना पड़ेगा, जिसके लिए उनको बेल दे दी गई और उसके बाद में उनको एंटीगुआ भेज दिया गया। उसके बाद में दोस्तों नवंबर 2021 में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए नजर आते थे कि उनको एक बार फिर से किडनैप करके एंटीगुआ से गुयाना ले जाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं आया है और आज तक वो एंटीगुआ में ही हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेहुल चोकसी सही बोल रहे हैं या फिर उन्होंने गलत किया और सजा से बचने के लिए वो सब ये नाटक कर रहे हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको मेहुल चोकसी की स्टोरी के बारे में पता चलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई स्टोरी के साथ।